नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल साहित्य की सतरंगी दुनिया में। और आज हम सुनेंगे सादत हसन मंटो की लिखी कहानी पीरन। तो दोस्तों, उसके पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए सुनते हैं कहानी पीरन। यह उस जमाने की बात है जब मैं बेहद गरीब था। बम्बई में 9 रुपए माहवार की एक खोली में रहता था, जिसमें पानी का नल था न बिजली। एक निहायत ही गलीज कोठरी थी, जिसकी छत पर से हजारों खटमल मेरे ऊपर गिरा करते थे। चूहों की भी काफ़ी बहुतायत थी। इतने बड़े चूहे मैंने फिर कभी नहीं देखे। बिल्लियाँ उनसे डरती थीं। चाल यानी बिल्डिंग में सिर्फ एक गुसलखाना था, जिसके दरवाजे की कुंडी टूटी हुई थी। सुबह सवेरे चाल की औरतें पानी भरने के लिए इसी गुसलखाने में जमा हो जाती थीं। यहूदी, मराठी, गुजराती, क्रिश्चियन भांति भांति की औरतें थीं। मेरा यह नियम था कि उन औरतों के इकट्ठा होने से बहुत पहले गुसलखाने में जाता, दरवाज़ा भेड़ता और नहाना शुरू कर देता। एक दिन मैं देर से उठा। गुसलखाने में पहुंचकर नहाना शुरू किया तो थोड़ी देर बाद खट से दरवाज़ा खुला। मेरी पड़ोसिन थी, बगल में गागर दबाए। उसने मालूम नहीं क्यों एक लम्हे के लिए मुझे गौर से देखा, फिर एकदम पलटी। गागर उसकी बगल से फिसलकर फर्श पर लुढ़कने लगी। ऐसी भागी जैसे कोई शेर उसका पीछा कर रहा हो। मैं बहुत हंसा। उठकर दरवाज़ा बंद किया और नहाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर दरवाज़ा खुला। बिरजमोहन था। मैं नहाकर फारिग हो चुका था और कपड़े पहन रहा था। उसने मुझसे कहा, भाई मंटो, आज इतवार है। मुझे याद आ गया कि बिरजमोहन को बांद्रा जाना था अपनी दोस्त पीरन से मिलने के लिए। वह हर इतवार को उससे मिलने जाता था। वह एक मामूली शक्ल व सूरत की पारसी लड़की थी, जिससे बिरजमोहन का इश्क करीबन 3 वर्ष से चल रहा था। हर इतवार को बिरजमोहन मुझसे 8 आने ट्रेन के किराए के लिए लेता। पीरन के घर पहुंचता। दोनों आधे घंटे तक आपस में बातें करते। बिरजमोहन इलस्ट्रेटेड वीकली के क्रॉसवर्ड पजल के हल उसको देता और चला आता। वह बेकार था। सारा दिन सिर झुकाए ये पजल वह अपनी दोस्त पीरन के लिए हल करता था। उसको छोटे छोटे कई इनाम मिल चुके थे, मगर वे सब पीरन ने वसूल किए थे। बिरजमोहन ने एक दमड़ी भी उससे न मांगी थी। बिरजमोहन के पास पीरन की अनगिनत तस्वीरें थीं। सलवार कमीज में, चुस्त पायजामे में, साड़ी में, फ्रॉक में, बेदिंग कॉस्ट्यूम में, फैंसी ड्रेस में लगभग 100 से ऊपर होंगी। पीरन कतई खूबसूरत नहीं थी, बल्कि मैं तो यह कहूँगा कि बहुत ही मामूली शक्ल व सूरत की थी। लेकिन मैंने अपनी यह राय मोहन को कभी नहीं बताई थी। मैंने पीरन के बारे में कभी कुछ पूछा ही नहीं था कि वह कौन है, क्या करती है। बिरजमोहन से उसकी मुलाकात कैसे हुई, इश्क की शुरुआत कैसे हुई, क्या वह उससे शादी करने का इरादा रखता है। बिरज ने भी उसके बारे में मुझसे कभी बातचीत न की थी। बस हर इतवार को वह नाश्ते के बाद मुझसे 8 आने किराए के लेता, उससे मिलने के लिए बांद्रा रवाना हो जाता और दोपहर तक लौट आता। मैंने खोली में जाकर उसको 8 आने दिए। वह चला गया। दोपहर को लौटा तो उसने
गैर मामूली तौर पर मुझसे कहा, आज मामला खत्म हो गया। बिरजमोहन ने जैसे उसके सीने का बोझ हल्का हो गया हो, मुझसे कहा, पीरन से आज 2 टूक फैसला हो गया है। मैंने उससे कहा, जब भी तुमसे मिलना शुरू करता हूँ मुझे कोई काम नहीं मिलता, तुम बहुत मनहूस हो। उसने कहा, बेहतर है मिलना छोड़ दो, देखूंगी तुम्हें कैसे काम मिलता है। मैं मनहूस हूँ मगर तुम अव्वल दर्जे के निकट्टू और कामचोर हो। सो अब यह किस्सा ख़त्म हो गया और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह कल ही मुझे काम मिल जाएगा। सुबह तुम मुझे 4 आने देना, मैं सेठ नानू भाई से मिलूँगा, वह मुझे ज़रूर अपना असिस्टेंट रख लेगा। यह सेठ नानू भाई जो फिल्म डायरेक्टर था, अनेक बार बिरजमोहन को नौकरी देने से इनकार कर चुका था, क्योंकि उसका भी पीरन की तरह यही ख्याल था कि वह कामचोर और निकम्मा है। लेकिन दूसरे दिन बिरजमोहन जब मुझसे 4 आने लेकर गया तो दोपहर को उसने मुझे यह खुशखबरी सुनाई कि सेठ नानू भाई ने बहुत खुश होकर उसे 250 रुपये माहवार पर नौकर रख लिया है। कॉन्ट्रैक्ट 1 वर्ष का है जिस पर दस्तखत हो चुके हैं। फिर उसने जेब में हाथ डालकर 100 रुपये निकाले और मुझे दिखाए। यह एडवांस है। जी तो मेरा चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट और 100 रुपये लेकर बांद्रा जाऊं और पीरन से कहूं कि देखो मुझे काम मिल गया है। लेकिन नानू भाई मुझे फ़ौरन जवाब दे देगा। मेरे साथ एक नहीं कई मर्तबा ऐसा हो चुका है। इधर नौकरी मिली, उधर पीरन से मुलाकात हुई, मामला साफ। किसी न किसी बहाने मुझे निकाल कर बाहर किया गया। खुदा मालूम इस लड़की में यह नहुसत कहाँ से आ गई। अब मैं कम से कम 1 साल तक उसका मुंह नहीं देखूंगा। मेरे पास कपड़े बहुत कम रह गए हैं। 1 साल लगाकर कुछ बनवा लूं तो फिर देखा जाएगा। 6 महीने गुजर गए। बिरजमोहन बराबर काम पर जा रहा था। उसने कई नए कपड़े बनवा लिए थे, 1 दर्जन रुमाल भी खरीद लिए थे। अब वे तमाम चीज़ें उसके पास थी जो एक कुंवारे आदमी के पास ऐश व आराम के लिए ज़रूरी होती हैं। एक दिन वह स्टूडियो गया हुआ था कि उसके नाम एक खत आया। शाम को जब वह लौटा तो उसे यह खत देना भूल गया। सुबह नाश्ते पर मुझे याद आया तो मैंने यह खत उसके हवाले कर दिया। लिफाफा पकड़ते ही वह जोर से चीखा, लानत! मैंने पूछा, क्या हुआ? वह पीरन अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी। यह कहकर उसने चम्मच से लिफाफा खोला, खत का कागज निकाला और मुझसे कहा, वही कमबख्त है, मैं कभी उसका हैंडराइटिंग भूल सकता हूँ? मैंने पूछा, क्या लिखती है? मेरा सिर, कहती है मुझसे इस इतवार को जरूर मिलो, तुमसे कुछ कहना है। यह कहकर बिरजमोहन ने खत लिफाफे में डाला और जेब में रख लिया। लो भाई मंटो, नौकरी से इंशाअल्लाह, नौकरी से कल ही जवाब मिल जाएगा। क्या बकवास करते हो? बिरजमोहन ने बड़े शांत ढंग से कहा। नहीं मंटो, तुम देख लेना, कल इतवार है, परसों नानू भाई को मुझसे कोई न कोई शिकायत पैदा होगी और वह मुझे फ़ौरन निकाल बाहर करेगा। मैंने उससे कहा, अगर तुम्हें इतना विश्वास है तो मत जाओ उससे मिलने। यह नहीं हो सकता, वह बुलाए तो मुझे जाना ही पड़ता है। क्यों? नौकरी करते करते कुछ मैं भी उकता चुका हूँ। 6 महीने से ऊपर हो गए हैं। यह कहकर वह मुस्कुराया और चला गया। दूसरे दिन वह नाश्ता करके बांद्रा चला गया। पीरन से मुलाकात करके लौटा तो उसने उस मुलाकात के बारे में कोई बात न की। मैंने उससे पूछा, मिल आए अपनी नहुसत से?
हाँ भाई, उससे कह दिया कि नौकरी से बहुत जल्द जवाब मिल जाएगा। यह कहकर वह खाट पर से उठा। चलो खाना खाएं। हम दोनों ने हाजी के होटल में खाना खाया। इस दौरान पीरन की कोई बात न हुई। रात को सोने से पहले उसने सिर्फ इतना कहा, अब देखिए कल क्या गुल खिलता है। मेरा ख्याल था कि कुछ भी नहीं होगा, मगर दूसरे दिन बिरजमोहन असामान्य रूप से स्टूडियो से जल्दी लौट आया। मुझसे मिला तो जोर से हंसा। जवाब मिल गया भाई। मैंने समझा मजाक कर रहा है। हटाओ जी, जो हटना था वह तो हट गया, अब मैं कैसे हटाऊं। सेठ नानू भाई पर टॉर्च आ गई है, स्टूडियो सील हो गया है। मेरी वजह से ख्वामखा बेचारे नानू भाई पर भी आफत आई। यह कहकर बिरजमोहन फिर हंसने लगा। मैंने समझा मजाक कर रहा है। मैंने सिर्फ इतना कहा, यह अजीब सिलसिला है। देख लो, इसे कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या। बिरजमोहन ने सिगरेट सुलगाया और कैमरा उठाकर बाहर घूमने चला गया। बिरजमोहन अब बेकार था। जब उसकी जमा पूंजी खत्म हो गई तो उसने हर इतवार को फिर से बांद्रा जाने के लिए 8 आने मांगने शुरू कर दिए। मुझे अभी तक मालूम नहीं आध पौन घंटे में वह पीरन से क्या बातें करता था। वैसे वह बहुत अच्छी गुफ्तगू करने वाला था, मगर उस लड़की से जिसकी नहुसत का उसे पूरे तौर पर यकीन था, वह किस किस्म की बातें करता था। मैंने एक दिन उससे पूछा, बिरज, क्या पीरन को भी तुमसे मोहब्बत है? नहीं, वह किसी और से मोहब्बत करती है। तुमसे क्यों मिलती है? इसलिए कि मैं ज़हीन हूँ, उसके भद्दे चेहरे को खूबसूरत बनाकर पेश कर सकता हूँ, उसके लिए क्रॉसवर्ड पजल हल कर सकता हूँ, कभी कभी उसको इनाम भी दिलवा देता हूँ। मंटो, तुम नहीं जानते इन लड़कियों को, मैं खूब पहचानता हूँ इन्हें। जिससे वह मोहब्बत करती है उसमें जो कमी है मुझसे पूरी कर लेती है। यह कहकर वह मुस्कुराया। बड़ी 420 है। मैंने कुछ हैरानी से पूछा, मगर तुम क्यों उससे मिलते हो? बिरजमोहन हंसा। चश्मे के पीछे उसने आंखें सिकोड़ कर कहा, मुझे मज़ा आता है। किस बात का? उसकी नहुसत का। मैं उसका इम्तहान ले रहा हूँ, उसकी नहुसत का इम्तहान। यह नहुसत अपने इम्तहान में पूरी उतरी है। मैंने जब भी उससे मिलना शुरू किया मुझे अपने काम से जवाब मिला। अब मेरी एक ख्वाहिश है कि उसकी मनहूस असर को चकमा दे जाऊं। मैंने उससे पूछा, क्या मतलब? बिरजमोहन ने बड़ी संजीदगी से कहा, मेरा जी चाहता है कि नौकरी से जवाब मिलने से पहले नौकरी से अलग हो जाऊं, यानी खुद अपने मालिक को जवाब दे दूं। उसके बाद कहूं, जनाब, मुझे मालूम था कि आप मुझे हटाने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको तकलीफ़ न दी और खुद अलग हो गया, और आप मुझे निकाल नहीं रहे थे। यह मेरी दोस्त पीरन थी, जिसकी नाक कैमरे में ऐसे घुसती है जैसे तीर। बिरजमोहन मुस्कुराया। यह मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, देखो पूरी होती है या नहीं। मैंने कहा, अजीबोगरीब ख्वाहिश है। मेरी हर चीज़ अजीबोगरीब होती है। पिछले इतवार मैंने पीरन के उस दोस्त के लिए जिससे वह मोहब्बत करती है एक फ़ोटो तैयार करके दिया। उल्लू की दुम उसे कंपटीशन में भेजेगा, यकीनी तौर पर इनाम मिलेगा उसे। यह कहकर वह मुस्कुराया। बिरजमोहन वाकई अजीबोगरीब आदमी था। वह पीरन के दोस्त को कई बार फ़ोटो तैयार करके दे चुका था। इलस्ट्रेटेड वीकली में ये फ़ोटो उसके नाम से छपते थे और पीरन बहुत खुश होती थी। बिरजमोहन को उनको देखता था तो मुस्कुरा देता था। वह पीरन के दोस्त की शक्ल व सूरत से अनजान था। पीरन ने बिरजमोहन से उसकी मुलाकात तक न कराई थी। सिर्फ इतना बताया था कि वह किसी मिल में काम करता है
और बहुत खूबसूरत है। एक इतवार को बीरज बांद्रा से वापस आया तो उसने मुझसे कहा, लो भाई मंटो, आज मामला खत्म हो गया। मैंने उससे पूछा, पीरन वाला? हाँ भाई, कपड़े खत्म हो रहे थे, मैंने सोचा कि यह सिलसिला खत्म करूं। अब इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में कोई न कोई नौकरी मिल जाएगी। मेरा ख्याल है कि सेठ नियाज अली से मिलूं। उसने एक फिल्म बनाने का ऐलान किया है, कल ही जाऊंगा। तुम यार ज़रा उसके दफ्तर का पता लगा लेना। मैंने उसके दफ्तर का नया फ़ोन एक दोस्त से पूछकर बीरज को बता दिया। वह दूसरे दिन वहाँ गया, शाम को लौटा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। लो भाई मंटो, यह कहकर उसने जेब से टाइप किया हुआ कागज़ निकाला और मेरी ओर फेंक दिया। एक पिक्चर का कॉन्ट्रैक्ट था। तनख्वाह 200 रुपये माहवार कम है, लेकिन सेठ नियाज अली ने कहा है बढ़ा दूंगा। ठीक है, मैं हंसा। अब पीरन से कब मिलोगे? बीरज मोहन मुस्कुराया। कब मिलूँगा? मैं भी यही सोच रहा था कि मुझे उससे कब मिलना चाहिए। मंटो यार, मैंने तुमसे कहा था कि एक मेरी छोटी सी ख्वाहिश है, बस वह पूरी हो जाए। मेरा ख्याल है मुझे इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। ज़रा मेरे 3-4 जोड़े बन जाएं। 50 रुपये एडवांस ले आया हूँ, 25 तुम रख लो। 25 मैंने ले लिए। होटल वाले का कर्ज था जो फौरन चुका दिया गया। हमारे दिन बड़ी खुशहाली से गुजरने लगे। 100 रुपये माहवार मैं कमा लेता था, 200 रुपये माहवार बीरज मोहन ले आता था। बड़े ऐश थे। 5 महीने गुजर गए कि अचानक एक दिन पीरन का खत बीरज मोहन को मिला। लो भाई मंटो, इजराइल साहब तशरीफ़ ले आए। सही बात है कि मैंने उस वक्त खत देखकर खौफ सा महसूस किया, मगर बीरज मोहन ने मुस्कुराते हुए लिफाफा खोला, खत का कागज़ निकाल कर पढ़ा। बिल्कुल थोड़ी सी लिखावट थी। मैंने बीरज से पूछा, क्या फरमाती है? फरमाती है इतवार को मुझसे ज़रूर मिलो, एक बहुत ज़रूरी काम है। बीरज मोहन ने खत लिफाफे में वापस डालकर अपनी जेब में रख लिया। मैंने उससे पूछा, जाओगे? जाना ही पड़ेगा। फिर उसने यह फिल्मी गीत गाना शुरू किया, मत भूल मुसाफिर, तुझे जाना ही पड़ेगा। मैंने उससे कहा, बीरज मत जाओ उससे मिलने, बड़े अच्छे दिन गुजर रहे हैं हमारे। तुम नहीं जानते खुदा मालूम किस तरह तुम्हें 8 आने दिया करता था। बीरज मोहन मुस्कुराया। मुझे सब मालूम है तुम मुझे किस तरह से 8 आने दिया करते थे। लेकिन अफसोस है कि अब वे दिन फिर आने वाले हैं जब तुम खुदा मालूम किस तरह 8 आने दिया करोगे। इतवार को बीरज फिर पीरन से मिलने बांद्रा गया। वापस आया तो उसने मुझसे इतना कहा, भाई मंटो, यह 12वीं बार है कि मुझे तुम्हारी वजह से नौकरी से अलग होना पड़ेगा। मैंने ऐसा पीरन से कहा। तो फिर पीरन ने क्या कहा? उसने कहा, नहीं, मेरी नहुसत से नहीं, तुम कामचोर हो, तुम सिली इडियट हो। बस इतना ही कहा उसने। यह कहकर बीरज हंसा। अब मैं कल सुबह दफ्तर जाते समय ही इस्तीफ़ा पेश कर देने वाला हूँ। मैंने वही पीरन के पास लिख लिया था। बीरज मोहन ने मुझे इस्तीफ़े का कागज़ दिखाया। दूसरे दिन गैर मामूली तौर पर उसने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और दफ्तर की ओर चल पड़ा। शाम को लौटा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने मुझसे कोई बात न की। मुझे ही आखिर उससे पूछना पड़ा, क्यों बीरज, क्या हुआ? उसने बड़ी नाउमीदी सिर हिलाया।
कुछ नहीं यार, सारा किस्सा ही खत्म हो गया। क्या मतलब? मैंने सेठ नियाज अली को अपना इस्तीफ़ा पेश किया तो उसने मुस्कुराकर मुझे एक ऑफिशियल खत दिया। उसमें यह लिखा था कि मेरी तनख्वाह पिछले महीने से 200 की बजाय 300 रुपये माहवार कर दी गई है। पीरन से बिरजमोहन की दिलचस्पी खत्म हो गई थी। उसने मुझसे एक दिन कहा, पीरन की नहुसत खत्म होने के साथ ही वह भी खत्म हो गई और मेरा एक निहायत दिलचस्प शगल भी खत्म हो गया। अब कौन मेरे बेकार रहने का कारण होगा? तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ढेर सारी कहानियों के लिए। अभी के लिए बाय बाय।